हेलो बच्चों। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मासिक मूल्यांकन मंथली असेसमेंट माह दिसंबर 2021-22 के लिए जारी कर दिया गया है। यह प्रश्न पत्र कक्षा षष्ठम के लिए है और इसमें कुल पूर्णांक 60 दिए गए हैं। विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। सबसे पहले हिंदी का प्रश्न दिया गया है। हम लोग पहले हिंदी के प्रश्न को देखते हैं। हिंदी में सबसे पहले दिया गया है, नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न संख्या 1 और 2 के उत्तर दीजिए। बच्चों, यहाँ पर जो हमें दिया गया है गद्यांश, इसे हमने पढ़ लिया है और आप भी इसे अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। और अब हम लोग इसमें दिए गए प्रश्नों को देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले 1 नंबर में प्रश्न दिया गया है, धोनी के सामने किस बात की दुविधा उठ खड़ी हुई थी। और यहाँ जो विकल्प दिए गए हैं उसमें सही विकल्प है विकल्प बी, परीक्षा के दौरान क्रिकेट खेलें या ना खेलें। प्रश्न 2 में दिया गया है, दुविधा का क्या अर्थ है। तो बच्चों, यहाँ सबसे सही विकल्प है असमंजस। दुविधा का अर्थ होता है असमंजस का होना। आगे प्रश्न 3 में दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग निर्णय करते हुए बताइए कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है और कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो बच्चों, यहाँ दिया गया है शब्द भाषा, रास्ता, क्षमता और जीवन। तो इसका जो है सही उत्तर इस प्रकार से होंगे। बच्चों, भाषा जो है वो स्त्रीलिंग है, रास्ता जो है पुल्लिंग है और क्षमता जो है यह स्त्रीलिंग है और जीवन यह पुल्लिंग का शब्द है। बच्चों, धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का बचपन का सपना कब और कैसे पूरा हुआ। तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों, इसमें लिखेंगे, धोनी का भारतीय सेना में शामिल होने का सपना उस समय पूरा हुआ जब भारतीय सेना ने उसके सर्वश्रेष्ठ खेल भावना को देखते हुए सन 2021 ईस्वी में उन्हें मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का पद प्रदान किया। आगे 5 नंबर का प्रश्न है, धोनी में एक अच्छे कप्तान के कौन कौन से गुण है लिखिए। और इसका सही उत्तर है, तो बच्चों इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे, महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में एक अच्छे कप्तान के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ बच्चों के होगा और उनमें सर्वश्रेष्ठ कप्तान के गुण मौजूद हैं। वे पूरे टीम को साथ लेकर चलते हैं, अपने साथी खिलाड़ी की पूरी क्षमता का उपयोग करने की कला उन्हें मालूम है। वे टीम के वरिष्ठ खिलाड़ियों का सदा सम्मान करते हैं और नए खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हुए उनको अपनी क्षमता प्रदर्शन का भरपूर मौका देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हिंदी के सभी प्रश्नों का हल हो गया। अब हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों, अब आगे इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है और सबसे पहला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव गिवन इन द ब्रैकेट। और यहाँ पर दिया गया है, पाइन ट्रीज आर, और फिल इन यहाँ ब्लैंक्स दिया गया है, देन मैंगो ट्री, यहाँ पर टॉल दिया गया है। इसका जो है हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव लिखना है। और यहाँ विकल्प दिया गया है, ए में मोर टॉल, बी में टॉल, सी में टॉलर और डी में टॉलेस्ट। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा सी, विकल्प सी, टॉलर। आगे प्रश्न 2 में दिया गया है, व्हाट डज ए चाइल्ड डू आउट ऑफ नर्वसनेस अकॉर्डिंग टू द पोएम एग्जाम स्ट्रेस। एग्जाम स्ट्रेस जो कविता है उससे यह प्रश्न दिया गया है और यहाँ पर लिखा गया है, चाइल्ड डू आउट ऑफ नर्वसनेस अकॉर्डिंग टू द पोएम एग्जाम स्ट्रेस। और इसमें सही विकल्प है, ही बाइट्स हिज नेल्स। तो इस प्रकार से विकल्प सी इसका सही विकल्प है। आगे प्रश्न 3 में दिया गया है, गिव वन वर्ड फॉर ए ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड्स एंड मेक ए सेंटेंस और इट इन योर वन वर्ड्स। और इस प्रकार से सबसे पहले ए में दिया गया है, फीलिंग और शोइंग ग्रेट प्लेजर, और बी में इसका सेंटेंस आपको बनाना है। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों देखिए, इसमें लिखेंगे फीलिंग और शोइंग ग्रेट प्लेजर, यह जो है इसके लिए एक शब्द इसमें लिखना है, इसे हम लोग लिखेंगे हैप्पीनेस। और सेंटेंस के रूप में लिखेंगे, सी इज ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड हैप्पीनेस। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। आगे प्रश्न देखते हैं। बच्चों, प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है, कंप्लीट द सेंटेंस फ्रॉम द पोएम एग्जाम स्ट्रेस। यह जो पंक्ति है ये एग्जाम स्ट्रेस कविता से दिया गया है, इसे हमें पूरा करना है। और इस प्रकार से दिया गया है, आई स्टेप इन द, यहाँ पर जो है यह ब्लैंक्स दिया गया है, और एयर
आई जस्ट, यहाँ पर ब्लैंक से स्पेयर, तो यहाँ पर क्या होगा हम लोग देखें। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे आई स्टेप इन द क्लासरूम, आई कैन टच फियर इन द एयर। और आगे लिखेंगे आई जस्ट होप माई पेरेंट्स माई लाइफ दे विल स्पेयर। इस प्रकार से हो जाएगा। आगे 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 5 नंबर में 2 प्रश्न दिए गए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर वन वर्ड्स, आपके अपने शब्द में लिखना है इसे। ए नंबर में है व्हाट डिड मेरी डू इन द गार्डन टू द एंट अकॉर्डिंग टू द चैप्टर द टीनी लिटिल थिंग। टीनी लिटिल थिंग जो चैप्टर दिया गया है उसके अनुसार जो है मेरी जो है गार्डन में टू द एंड अकॉर्डिंग टू द चैप्टर, ठीक है। व्हाट डिड मैरी डू, मैरी क्या कर रहा है बगीचे के अंदर, यह टीनी लिटिल थिंग, ये जो चैप्टर है उससे आपको इसका उत्तर लिखना है। और बी नंबर में है व्हाट इज ए थिम्बल, थिम्बल क्या चीज़ है। तो ये दोनों का उत्तर हम लोग एक साथ देखते हैं। हम लोग ए और बी को देख लें। ए नंबर का प्रश्न का उत्तर होगा मैरी ड्रॉप्ड हर थिम्बल ओवर द लिटिल एंट फॉर फन। एंट माने चींटी होता है, चींटी के ऊपर में वो जो है थिम्बल को गिरा दी थी, हैं वो मजाक करते हुए उसे गिरा दी थी। आगे बी नंबर का प्रश्न का उत्तर भी देख ले। बी नंबर के प्रश्न है मेटल और प्लास्टिक कैप विथ क्लोज्ड इन, ये जो है थिम्बल किस प्रकार का होता है उसका वर्णन है। यह जो है एक धातु का या प्लास्टिक का बना होता है, एक ढक्कन होता है, या इसका एक सिरा जो है वो बंद होता है। वर्न टू प्रोटेक्ट द फिंगर, ये जो है अंगुली को सुरक्षा प्रदान करता है। एंड पुश द नीडल इन द स्विंग, और इस प्रकार से वो सिलाई मशीन में नीडल को डालने, नीडल अर्थात सुई को डालने का काम करता है। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आगे गणित का प्रश्न है। गणित के प्रश्न में दिया गया है इनमें से कौन युग्म रेखा का उदाहरण है, कौन युग्म रेखा का उदाहरण है। और यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है समांतर रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, लंब रेखा, ये तीनों ही जो है युग्म रेखा का उदाहरण है। और जबकि वक्र रेखा या युग्म रेखा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर शायद प्रश्न थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर होना चाहिए था नहीं है, तो तब इसका विकल्प होता डी। और आप इसमें इसका सही उत्तर के रूप में आप तीनों को दिखा सकते हैं, ए, बी और सी। प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है दिए गए समषट्भुज में रेखा का कौन सा युग्म समानांतर रेखा है। और इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखें। और यहाँ पर जो चित्र दिया गया है इसमें आप देखें तो इसमें आप पाएंगे कि यह जो रेखा है, यह रेखा, यह KP और MN, यह जो है वो यह समांतर है। और ये PO और LM ये भी समांतर है, और KL और ON ये भी समांतर है। परंतु जो प्रश्न में दिया, इसमें जो विकल्प दिया गया है वो है KL और MN, ये जो समांतर नहीं है। NO और LM, NO कौन है, NO ये है, और ये LM है, तो ये भी जो है समांतर नहीं है। और सी विकल्प में है OP और है LM, तो ये दोनों जो है आपस में समांतर है। और डी नंबर में विकल्प है PK, अर्थात ये विकल्प, ये और MO, तो यहाँ पर इस प्रकार से है, तो ये किसी भी हालत में समांतर नहीं है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी। आगे 3 नंबर का प्रश्न है। तो बच्चों 3 नंबर का प्रश्न है समांतर रेखा की दो, यहाँ पर की नहीं होगा, 2 विशेषताएं लिखिए। समांतर रेखा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो हम लोग इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों देखिए 1 नंबर में लिखेंगे समांतर रेखाओं को बढ़ाने पर वे प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। 2 नंबर में लिखेंगे समांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान होती है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेकर इसे लिख सकते हैं, या इसे याद कर लें और उसके बाद आप अपने कॉपी में लिखें। तो एक बार फिर से पढ़ देते हैं। समांतर रेखाओं को बढ़ाने पर वे प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे कि यहाँ पर ये समांतर रेखा है, इसको कितनों भी हम आगे बढ़ाएं ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दूसरा, समांतर रेखाओं में सभी जगह बीच की दूरी एक समान होती है। ये जो बीच की दूरी है यह भी सभी जगह जहाँ भी हम जाएं वो एक समान ही इसमें मिलेंगे। आगे प्रश्न 4 में देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न 4 में दिया गया है अपने दैनिक जीवन में समांतर रेखाओं के 2 उदाहरण लिखिए। अभी हम लोगों ने समांतर रेखा की विशेषता जाना। समांतर रेखाओं का जो है उदाहरण के रूप में हम लोग रेल की पटरी को ले सकते हैं। आप देखे होंगे रेल की पटरी भी इस प्रकार से चलती है और कहीं भी ये आपस में नहीं मिलती है, और सभी जगह इसके जो बीच की दूरी है वो समान होती है।
और इसी प्रकार से आप स्केल को भी ले सकते हैं। स्केल में भी जो है एक तरफ स्केल में इंच होता है, एक तरफ सेंटीमीटर होता है, परंतु कहीं भी यह आपस में एक दूसरे से नहीं मिलती है। दोनों छोर और दोनों के बीच की दूरी जो है सभी जगह एक समान होती है। तो इसका उत्तर हम लोग इस लिखेंगे। उत्तर में आप लिखेंगे 1 नंबर में रेल की पटरी और 2 नंबर में रूलर यानी कि स्केल। आगे 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों 5 नंबर का प्रश्न में दिया गया है एम और एन दो रेखा इस प्रकार खींचें कि वे एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, अर्थात इस प्रकार से हो और ये एक दूसरे को इस प्रकार लंब रूप से समद्विभाजित करती हो। तो इसके लिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे। तो बच्चों देखें, इस प्रकार से आप एक जो है रेखा खींच लेंगे अपने स्केल की सहायता से और यहाँ एक बिंदु ए और यहाँ एक बिंदु बी दे देंगे। और उसके बाद आप अपने जो ज्यामिति बॉक्स है उसमें जो प्रकार यानी कि जो कॉम्पास होता है उसकी सहायता से एक कोण खींचेंगे इस प्रकार से और यहाँ पर बैठाकर दूसरा इधर खींचेंगे, फिर यहाँ पर बैठाकर एक इधर खींचेंगे और यहाँ पर बैठाकर यहाँ खींचेंगे और इसको हम मिला देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ जो P है यहाँ ये जो है 90 डिग्री हो गया, समकोण हो गया और ये ठीक ये दोनों रेखा जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। यह M हो गया बिंदु और N हो गया, यानी कि ये M रेखा हो गया और N रेखा हो गया। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, यहाँ कोण P बराबर 90 डिग्री और AP बराबर PB, यहाँ पर A और यहाँ पर आप B लिखेंगे। तो AP की दूरी और PB की दूरी यहाँ पर बराबर है, समद्विभाजित करती है। इस प्रकार से इसका उत्तर हो गया। अब हम लोग आगे का प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों अब आगे विज्ञान का प्रश्न दिया गया है। 1 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प संघनन प्रक्रिया को दर्शाता है, और इसका सही विकल्प होगा सर्दियों में प्रातः काल में कोहरे का बनना। आगे 2 नंबर का प्रश्न है। 2 नंबर में दिया गया है दिए गए कथन एवं कारणों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। और कथन दिया गया है स्कर्वी विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी नामक जो रोग है वो विटामिन डी की कमी से होता है। और कारण में दिया गया है ऐसा भोजन में ताजे सब्जी फल जैसे नींबू आंवला आदि के अभाव में होता है। तो यहाँ पर जो है सही विकल्प होगा विकल्प डी, कथन गलत है और कारण सही है। आगे बच्चों प्रश्न 3 में दिया गया है प्लास्टिक एवं प्लास्टिक से बने वस्तुओं का ज़्यादा उपयोग करने से समस्या कब उत्पन्न होती है। तो बच्चों इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। बच्चों यहाँ हम लोग लिखेंगे प्लास्टिक के वस्तुओं के बढ़ते उपयोग के कारण ही प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या उत्पन्न हुई है। और आगे लिखेंगे प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है। और 3 नंबर में लिखेंगे इसलिए यह जल और भूमि में विघटित नहीं होती है, इसे किसी भी रूप में आप रख दें या यह कभी भी नष्ट नहीं होती है और ये जो है रह जाती है और यही प्रदूषित हमारे समाज को हमारे वातावरण को करती है। इसमें 4 नंबर बिंदु में लिखेंगे यह वातावरण में सैकड़ों वर्षों तक बना रहता है जिससे यह भूमि जल और वायु प्रदूषण का कारण बनता है। आगे लिखेंगे प्लास्टिक से उत्पन्न कचरा पानी के स्रोतों जैसे कि नदियों समुद्रों तथा महासागरों में मिल जाता है और इन्हें बुरे तरीके से प्रभावित करता है। आगे प्रश्न देखते हैं। बच्चों प्रश्न 4 में दिया गया है अभावजन्य रोग किसे कहते हैं, परिभाषित करें। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें लिखेंगे यह रोग लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव से होते हैं, उन्हें अभावजन्य रोग कहते हैं। जो रोग लंबे समय तक पोषक तत्व हम नहीं लेते हैं और उसके कारण हमें वह रोग होता है तो उसे हम अभावजन्य रोग कहते हैं। एक या अधिक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग पैदा कर सकता है। आगे लिखेंगे सभी अभावजन्य रोगों से बचाव संतुलित आहार से किया जा सकता है, इसलिए कहा जाता है कि हमेशा संतुलित आहार ही हमें लेना चाहिए, यह हमें अभावजन्य रोगों से बचाता है। आगे प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आगे 5 नंबर में 2 प्रश्न दिए गए हैं। एक जल चक्र का नामांकित चित्र बनाए, या तो आप इसे बनाएंगे अथवा आप इसे लिखेंगे संतुलित आहार किसे कहते हैं, यह हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए। तो हम लोग देखते हैं, आप दोनों ही प्रश्न का उत्तर बता रहे हैं, आप जैसा जो जिसे बनाना चाहे जिसे लिखना चाहिए कोई एक का उत्तर आप लिखेंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पर जल चक्र का यह चित्र है, इसमें किस प्रकार से दिखाया गया है कि समुद्र का पानी नदी का पानी यह जो है बाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा ऊपर की ओर जाती है और ऊपर जाने के बाद यह जो है संघनित होकर बादल में बदल जाती है और फिर बादल जो है जब 2 बादल आपस में टकराते हैं
तो उससे जो गर्मी पैदा होती है उसके फलस्वरूप उस जो बारिश होती है उससे पुनः जो है वापस पानी जो है समुद्र और नदी में चली आती है। इसी चक्र को जो है जल चक्र कहा जाता है। और आप इसके बदले में जो प्रश्न है उसके उत्तर में आप लिख सकते हैं, हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में ये सभी पोषक उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। कोई भी पोषक ना अधिक हो और ना बहुत कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है लिखेंगे। आगे हम लोग प्रश्न देखते हैं। बच्चों आगे सामाजिक विज्ञान का प्रश्न दिया गया है और 1 नंबर में दिया गया है, किस धर्म के अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार कर्मफल भोगते हैं। और इसका सही विकल्प होगा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में ऐसा होता है, प्राणी अपने कर्म के अनुसार कर्मफल भोगते हैं, ऐसा लिखा गया है। आगे प्रश्न 2 में दिया गया है, पृथ्वी के अंदर से गर्म मैग्मा, चट्टानों के टुकड़े तथा अन्य पदार्थ तीव्र गति से निकलकर सतह पर पर्वत का रूप ले लेते हैं, ऐसे पर्वत को क्या कहते हैं? तो इसका सही विकल्प होगा ज्वालामुखी पर्वत। आगे प्रश्न 3 में दिया गया है, प्राकृतिक आपदा जैसे सुनामी, बाढ़, भूकंप आदि आने पर मुख्य रूप से बचाव का कार्य या पीड़ित लोगों की सहायता करने में किसकी भूमिका अधिक होती है? तो बच्चों इसमें तो सरकार की भी भूमिका होती है, नेता की भी होती है, स्वयंसेवी संगठनों की भी होती है, परंतु ज़्यादा भूमिका लोगों की होती है, आम जनता की होती है। तो इसमें विकल्प सही होगा विकल्प सी। प्रश्न 4 में दिया गया है, विधायिका के कार्यों का उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर बच्चों हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। बच्चों देखिए इस प्रकार लिखेंगे, विधायिका जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बनती है। सरकार के इस अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है। राज्य हित में यह नीति बनाने का कार्य भी करती है। उदाहरण के लिए संसद और विधानसभा। आगे प्रश्न देखते हैं। बच्चों आगे प्रश्न 5 में दिया गया है, पर्वतों से अनेक लाभ होते हैं, उनमें से कोई 2 लाभ उदाहरण सहित बताइए। तो इसका उत्तर बच्चों हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। पर्वतों की उपयोगिता को इस प्रकार से हम लोग दर्शाएंगे, पर्वत जल के संग्रहकार होते हैं। बहुत से नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियाँ होती है। और ख नंबर में पर्वतीय जल का उपयोग सिंचाई तथा पनबिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग 2 उपयोग पर्वतों के बारे में लिखेंगे। आगे प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों आगे प्रश्न है, जैन धर्म से संबंधित विचारों और मूल्यों को बताइए। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो बच्चों इसमें लिखेंगे, जैन धर्म के 5 सिद्धांत निम्न प्रकार है। जैसे 1 नंबर में सत्य बोलना, 2 नंबर में लिखेंगे संपत्ति ना रखना, 3 नंबर में लिखेंगे हिंसा ना करना, 4 नंबर में चोरी ना करना और 5 नंबर में ब्रह्मचर्य का पालन करना। तो यह 5 सिद्धांत जो है जैन धर्म में कहा गया है। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम लोग संस्कृत के प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो बच्चों संस्कृत में प्रश्न दिया गया है, अधो लिखितं गद्यांश पठित्वा तदाधारितान प्रधान उत्तरत। और यहाँ पर जो गद्यांश दिया गया है उसके अनुसार नीचे जो प्रश्न है वो दिए गए हैं। रोहनस्य भगिनी का अस्ति, रोहन का भगिनी कौन था? तो यहाँ पर सही विकल्प होगा विकल्प बी भावना। और 2 नंबर में है कमलानी इति पदे का विभक्ति। तो इसका जो है कौन सा विभक्ति होगा? ये होगा प्रथमा, यानी कि विकल्प ए। आगे प्रश्न है 3 नंबर में, सरोवरे का तरंती, सरोवर में क्या तैरती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे। इसके उत्तर में लिखेंगे सरोवरे वर्तिका तरंती। आगे प्रश्न 4 देखें। तो बच्चों 4 नंबर में प्रश्न है, तस्य भगिनी भावना तत्र अगच्छति अस्मित वाक्ये अव्यपदयम किम अस्ति। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। बच्चों इसमें लिखेंगे अस्मिन वाक्ये तंत्र, इसी शब्द को लिखना है, यह अव्यय पदम अस्ति, यह अव्यय का पद है। तो बच्चों इस प्रकार से इस प्रश्न में दिए गए सारे प्रश्नों का हल हो चुका है। आशा है कि आपको आज का वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बच्चों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।